मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्यपुस्तक कृतिका के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। कमलेश्वर जी की ये कहानी एक व्यंग कहानी है। पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं। कहानी में हमने देखा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति के ऊपर नाक नहीं है और उस नाक को लगाने के लिए पूरा का पूरा शासकीय विभाग चिंतित है। मूर्तिकार पूरे देश में घूमता है और साथ ही यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि वो हमारे महापुरुषों की मूर्ति की नाक भी टटोलता है, लेकिन कहीं पर भी उनको नाक नहीं मिलती है और आखिरकार जिंदा नाक लगाने की बात तय होती है। कहानी के माध्यम से कमलेश्वर जी ने सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। पूरी कहानी पढ़ने के बाद हम अंदर से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आइए जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखते हैं। कहानी आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर खुद से दे सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करेंगे। आप अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में खुद से बनाकर लिखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे प्रश्नों के उत्तर बनाकर लिखेंगे। एक बार हम सभी प्रश्नों को एक बार पढ़कर देख लेते हैं। आप भी इनके उत्तरों को अपने मन ही मन में सोचिए, उसके बाद बारी बारी से सभी के उत्तर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? बदहवासी यानी परेशानी। पूरी कहानी को पढ़ते वक्त हमने देखा कि पूरा का पूरा सरकारी तंत्र जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए कितना परेशान है, तो ये उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है, इसी के बारे में हमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? तर्क संगत यानी सही ठहराएंगे। तीसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलटना यानी पूरी तरह से परिवर्तन होना। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, ये सारे प्रयत्न हमने लिखने हैं। अगला प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। क भाग में है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? ख भाग में आपसे पूछा गया है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? यहाँ आपसे पत्रकारिता के विषय में पूछा गया है, आपके क्या विचार हैं? बड़ी बड़ी हस्तियों के पहनावे, खान पान, छोटी छोटी बातों की जो चर्चा की जाती है, जो खबरें छपती है, उनका आज की युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? मूर्तिकार ने क्या क्या कोशिशें की? ये सभी बारी बारी से आपने इसके उत्तर में लिखनी है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छाट कर लिखिए। पूरी कहानी एक व्यंग कहानी है। कहानी में ऐसी अनेक पंक्तियां आई हैं जिनमें करारा व्यंग किया गया है, सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। तो वही पंक्तियां हमें छाट कर लिखनी है। उदाहरण के रूप में 2 पंक्तियां आपको यहाँ पर दी गई है, बाकी की पंक्तियां आपको खुद पूरी पुस्तक में से छाट कर लिखनी है। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। द्योतक यानी प्रतीक। ये बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। नाक हमारी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपने इसको स्पष्ट करना है कि ये कहाँ तक सही है। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो भारतीय नेताओं की नाक है और भारतीय बच्चों की नाक है, वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से कहीं बड़ी है। तो इसका क्या अर्थ है? अगला प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? 10वां प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? और अंतिम प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो ये सभी प्रश्न आइए बारी बारी से देखते हैं, सभी के उत्तर पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, हमारा देश कहने को तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता आज भी गुलाम है।
सरकारी तंत्र अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं वो विदेशियों के तलवे चाटता है। और साथ ही इतने लंबे समय तक हम गुलामी की जंजीरों में रहे, विदेशियों ने कितने अत्याचार हम पर किए, ये बात हम इतनी आसानी से भूल जाते हैं। पूरा सरकारी तंत्र एक विदेशी की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए इतना परेशान है, उन विदेशियों की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए जिन्होंने हमारे ही देश में रहकर हमें ही गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक किस तरह से टूटी थी, ये भी हमने कहानी में देखा। आंदोलनकारी जो देशभक्त थे वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे विदेशी मूर्तियों को लगवाना, और इसी कारण से आंदोलन की वजह से, क्रांति की वजह से जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक टूट गई थी। अब उसी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक को लगाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र परेशान है। मूर्तिकार पूरे देश में भ्रमण करता है, हमारे महापुरुषों की मूर्तियों की नाक को देखता है, बच्चों की मूर्तियों की नाक को देखता है, और आखिरकार जिंदा नाक लगाने पर मुहर लग जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या परेशानी दिखाई जा रही है वह सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता को दर्शाती है, जिसकी हम सराहना नहीं कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे, यानी उचित ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि रानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर जाने वाली है और वहाँ पर किस प्रकार के कपड़े वो पहनेंगी। हर व्यक्ति का अपना काम होता है, दर्जी का काम है कपड़े सिलना, और वो भी शाही दर्जी है, रानी एलिजाबेथ का दर्जी है। तो कहीं ना कहीं वो परेशान है, तो ये सही है क्योंकि हर व्यक्ति को अपना काम अच्छे तरीके से करना होता है। दर्जी को भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना था। वो ऐसे कपड़े सिलना चाहता था ताकि रानी एलिजाबेथ पहनकर जब हिंदुस्तान जाए तो सभी उनके कपड़ों की तारीफ करें। और हर व्यक्ति की दृष्टि में पहली झलक शारीरिक सुंदरता और वेशभूषा की होती है। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी हम किसी व्यक्ति को पहली बार देखते हैं तो कैसे कपड़े पहने हैं, किस तरह की वेशभूषा है, उसी पर सबका ध्यान जाता है। इसलिए दर्जी की परेशानी तर्क संगत है, सही लगती है, क्योंकि वह अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता है। अगला प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? रानी एलिजाबेथ 3 देशों की यात्रा पर जाने वाली है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। सबसे पहले वह हिंदुस्तान की यात्रा पर जाने वाली है और साथ ही ये खबर हिंदुस्तान पहुंच गई है। नई दिल्ली देश की राजधानी है और नई दिल्ली में रानी आने वाली है, वहीं पर उनका स्वागत होने वाला है। तो नई दिल्ली की अचानक से काया पलट होने लगी है। जो सड़कें पुरानी थी, धूल मिट्टी से सनी हुई थी, गड्ढों से भरी हुई थी, वो अचानक से साफ सुथरी हो गई है, संवर गई है, बिल्कुल टूट फूट को सुधार दिया गया है। पुरानी इमारतों को सजा दिया गया है, साथ ही फूलों से सजा दिया गया है और गुलदस्ते तैयार करवाए गए हैं, साथ ही उनके लिए बैनर बनवाए गए हैं। उनके स्वागत के लिए जो भी आसपास गंदगी दिखाई दे रही थी वो पूरी तरह से साफ कर दी गई है और इस प्रकार से दिल्ली का पूरी तरह से कायापलट हो गया है। प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। पहले भाग में आपने उत्तर देना है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके विचार क्या हैं? मशहूर लोगों के बारे में, चर्चित हस्तियों के बारे में साधारण जनता, आम जनता बहुत कुछ जानना चाहती है। आम जनता उनके काम से प्रेरित होती है, उनको मन ही मन पसंद करती है और जानना चाहती है कि वो अपने आम जीवन में क्या करते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से बड़ी बड़ी हस्तियों के आम जीवन के बारे में अनेक खबरें हमें मिलती हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता में कुछ भी अनुचित नहीं नजर आता है। पत्रकारिता का उद्देश्य होता है पत्रों के माध्यम से पूरी जानकारी आम जनता तक पहुंचाना। लेकिन कभी कभी इतनी छोटी छोटी बातें और बेहुदा बातें मुद्दा बना दी जाती हैं जो कहीं ना कहीं उचित नहीं लगती हैं। उनके जीवन से जुड़ी जनता को प्रेरित करने वाली बातें तो जरूर साझा की जानी चाहिए, लेकिन बेहुदा और बेतुकी बातें साझा करने का कोई तुक नहीं लगता है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको अपने विचार लिखने हैं। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप उसको उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं, या कुछ हद तक उचित मानते हैं और कुछ हद तक अनुचित मानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ख भाग है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस तरह की पत्रकारिता आम जनता पर विशेष प्रभाव डालती है। आज की युवा पीढ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों से बहुत प्रभावित होती है। वो जैसा कार्य करते हैं वो अपने जीवन में वैसा ही कार्य करना चाहती है।
कभी कभी किसी बड़ी हस्ती के बारे में अखबारों में, पत्रों में ऐसी खबरें आती हैं जिसका युवा पीढ़ी के मन पर गलत असर पड़ता है। कभी कभी कुछ विज्ञापनों में हम बड़ी बड़ी हस्तियों को धूम्रपान करते हुए देखते हैं, शराब पीते हुए देखते हैं, जिसका आज की युवा पीढ़ी पर गलत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पत्रकारिता के माध्यम से दिखाई जाने वाली तस्वीरों में जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, उनके पहनावे से, उनके खान पान से, उनके लाइफस्टाइल से युवा पीढ़ी इतना प्रभावित होती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते और वो गलत रास्ते का चुनाव करती हैं। कभी कभी युवा पीढ़ी चोरी करने लगती है, अपराध के मार्ग की ओर बढ़ने लगती है। आपको अपने विचार से युवा पीढ़ी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लिखना है। आप इस उत्तर से अलग भी लिख सकते हैं, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन पर्सन से संबंधित होने चाहिए। आप अपना उत्तर इससे भी अच्छा बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? पुनः यानी दोबारा से, यत्न यानी प्रयास किए। तो पूरे पाठ में हमने पढ़ा, पूरी कहानी में हमने पढ़ा मूर्तिकार ने कितने प्रयत्न किए, कितनी कोशिश की। जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने पूरे देश की यात्रा की, पूरे देश के पहाड़ों को, पत्थरों को देखा। मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जैसा पत्थर ढूंढने की पूरी कोशिश की। साथ ही मूर्तिकार ने पूरे देश का भ्रमण किया और महापुरुषों की मूर्तियों की नाक को भी देखा कि कहीं किसी की नाक मूर्ति पर फिट हो जाए तो वहां से भी नाक ली जा सकती है। लेकिन हमारे महापुरुषों की मूर्तियों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी निकली, बड़ी निकली। साथ में मूर्तिकार ने हिम्मत नहीं हारी, उसने पूरी कमेटी के सामने एक और प्रस्ताव रखा कि मूर्ति पर क्यों ना जिंदा नाक लगा दी जाए। मूर्ति पर जिंदा नाक लगाने के प्रस्ताव को मान लिया गया और मूर्तिकार ने इस तरह से आखिरकार इतने प्रयत्न करने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा नाक लगवा दी। इंडिया गेट के पास तालाब को साफ करवाया गया और वहां पर ताज़ा पानी से पूरा तालाब दोबारा से भरवाया गया ताकि नाक को और ज़्यादा जिंदा दिखाया जा सके। मूर्ति पर जिंदा नाक लगने के बाद सूख न जाए, इसलिए तालाब को पानी से भरवाया गया। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं, कथन यानी वाक्य, जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, या सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, आदि। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको पाठ ध्यान से पढ़ना है और जो भी पंक्तियां आपको इस तरह की लगती है जहां पर व्यंग किया गया है, उनको छांट कर आपने यहाँ पर लिखना है। आप यहाँ पर कुछ पंक्तियां देख सकते हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। दिमाग खरोचे गए और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। जैसा भी हो, ये काम होना ही है। इन सभी पंक्तियों में व्यंग छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर, सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपसे पंक्तियाँ पूछी गई है, इसलिए आपने पंक्तियाँ लिखनी है। अगर किसी पंक्ति को दिया जाता है और उसके बारे में, व्यंग के बारे में विस्तार से व्याख्या के लिए बोला जाता है, तब आपने उस पंक्ति की व्याख्या करके पूरे व्यंग को स्पष्ट करना है। आगे कुछ पंक्तियां हैं। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, लेकिन बड़ी होशियारी से। जब हमने पाठ को पढ़ा था, इन सभी पंक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, किस तरह के व्यंग की बात इनमें की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ये बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है? लिखिए। नाक हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। नाक के ऊपर बहुत सारे मुहावरे भी हमने देखे थे। रानी एलिजाबेथ आने वाली है और वो अपने पोशाक के ऊपर, अपने पहनावे के ऊपर इतना ध्यान दे रही है। क्यों? क्योंकि रानी को लगता है जैसे ही वो हिंदुस्तान में आएगी, जिस तरह के कपड़े पहनेगी वो उनके मान सम्मान, प्रतिष्ठा का प्रतीक होगा, वो उसकी नाक का सवाल होगा। इसी प्रकार दर्जी को चिंता है कि कहीं उसकी नाक, उसकी प्रतिष्ठा कम ना हो जाए। वो एक अच्छा सूट सिलना चाहता है। अखबार वो सारी खबरें छापना चाहते हैं जो रानी एलिजाबेथ से संबंधित हैं, क्योंकि अखबारों की नाक है, उनकी प्रतिष्ठा है सारी खबरें छापना। हर कोई अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए कार्य कर रहा है। रानी एलिजाबेथ की नाक ना कट जाए, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर कपड़े पहन के आना चाहती है। दर्जी की नाक ना कट जाए, इसलिए वो अच्छी पोशाक सिलना चाहता है। अखबारों की नाक ना कट जाए, इसलिए वो हर एक खबर को कवर करना चाहते हैं। और साथ ही पूरी की पूरी दिल्ली की काया पलट कर दी गई है, ताकि जब रानी एलिजाबेथ आए तो हमारे देश की नाक ना कट जाए।
यानी नाक हमारी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हर व्यक्ति अपनी नाक को बचाने की कोशिश करता है। साथ ही मूर्तिकार अपनी नाक बचाना चाहता है, किसी भी कीमत पर मूर्ति पर नाक लगाना चाहता है। जो हुकाम हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको आदेश मिला है, वो भी अपनी नाक बचाना चाहते हैं, इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी नाक के लिए कार्य कर रहा है, अपनी अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए कार्य कर रहा है। कभी कभी ये मान मर्यादा और प्रतिष्ठा झूठी भी होती है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाना और नाक ना होने की वजह से जब रानी एलिजाबेथ आएगी तो हमारे देश की नाक कट जाना, ये कहाँ तक सही है? तो यहाँ पर नाक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हर कोई व्यक्ति अपनी नाक को ऊंचा रखना चाहता है। सरकारी तंत्र अपनी नाक बचाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे हमारे महापुरुषों की मूर्तियों की नाक ही क्यों ना कटवानी पड़े, जिंदा नाक ही क्यों ना लगवानी पड़े। पूरी कहानी को पढ़ने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नाक हमारी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 8। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि किसी भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता या भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने से लेखक इस बात की ओर संकेत करना चाहता है कि जो भारतीय हैं वो अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को हमेशा बनाए रखते हैं। वो कभी भी अपनी मान मर्यादा को और प्रतिष्ठा को नीचे नहीं गिरने देते। जो हमारे महापुरुष हैं, साथ में जो भारतीय बच्चे हैं जिनकी मूर्तियों की बात की जा रही है, उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, उन्होंने अपनी भूमि की सर को ऊंचा करने के लिए, अपने देश की नाक को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथ ही हम भारतीयों ने कभी भी किसी भी देश की आज़ादी को नहीं छीना, उनको ज़बरदस्ती गुलाम नहीं बनाया। हमने हर किसी की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा। लेकिन इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने हमें गुलामी की जंजीरों में बांधा। इंग्लैंड के लोगों ने कभी भी हमारी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश नहीं। इसी वजह से जॉर्ज पंचम की लाट की जो नाक है वो भारतीय नेताओं, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक से भी छोटी है। भारतीय महापुरुषों के साथ साथ भारतीय बच्चे भी अपने देश की आन बान और शान के लिए मर मिटने को तैयार थे। इसीलिए किसी भी कीमत पर वो अपने देश की आज़ादी चाहते थे। उनकी नाक ऊंची हो और विदेशियों की नाक हमेशा नीची रहे। अगला प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को बड़ी ही सहजता के साथ और बड़ी ही आसानी से छुपा लिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही प्रस्तुत किया कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाई जा रही है। नाक लगने के पीछे और जिंदा नाक लगने के पीछे जो पूरी कार्रवाई हुई है, जो पूरी बैठक बुलाई गई है, जो मूर्तिकार ने प्रस्ताव दिया है और जो प्रस्ताव पास किया गया है, उसके बारे में आम जनता तक कोई भी खबर नहीं पहुंचती है। यहाँ पर पत्रकारिता पर व्यंग किया गया है कि पत्रकार चाहें तो किसी भी खबर को मुद्दा बना सकते हैं, पत्रकार चाहें तो किसी भी खबर को छुपा सकते हैं। जो खबर जनता तक पहुँचनी चाहिए थी, जो सच्ची खबर थी, उसको छुपा लिया गया और साधारण सी बात को बता दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बात को साधारण बना दिया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो जो पत्रकारिता है उसमें बहुत शक्ति होती है, पत्रकारों के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। वो चाहे तो पूरी जनता के सामने, पूरे समाज के सामने सच्चा आईना प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि एक समय था जब जॉर्ज पंचम का यहाँ राज था, उनके आदेश से सब कुछ चलता था, लेकिन अब सिर्फ उनकी मूर्ति है और मूर्ति भी बिना नाक की है। यानी ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है, देश आज़ाद हो गया है। देश की स्वतंत्रता के बाद नई दिल्ली में अब सब कुछ है, बस जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा नहीं बची है, जो एक ज़माने में हुआ करती थी। अंग्रेज़ों का राज अब ख़त्म हो गया है, समय बदलता रहता है। एक समय था जब हम गुलाम थे, हमारी आज़ादी उनके हाथ में थी, लेकिन अब समय पूरी तरह से बदल गया है, हम आज़ाद हैं और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी विदेशी की मूर्ति को कितना महत्व देते हैं। ये सरकारी तंत्र ही है जो इतना महत्व उस मूर्ति की नाक को दे रहा है, वरना उस मूर्ति की नाक का टूटना एक साधारण सी बात है, उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? अखबारों में ऐसी कोई खबर क्यों नहीं छपी थी? मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति को 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक लगाने का जिम्मा लिया था। अखबारों में छप गया था कि उसे जिंदा नाक लगा दी गई।
मूर्ति पर जिंदा नाक लगाने के काम से हम सब भारतीयों की नाक कट गई। सबका इतना अपमान हुआ। आज़ाद देश के उस व्यक्ति की मूर्ति को जिंदा नाक क्यों लगाई गई जिसने सारे देश को कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। इस अपमानजनक घटना के बाद अखबार भी चुप थे। किसी भी पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सच्ची बात को छाप सके। इस अपमान से पीड़ित होने के कारण उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि हम मूर्ति पर नाक अपनी नाक को बचाने के लिए लगाना चाहते थे, लेकिन जिंदा नाक लगाकर हमने कहीं ना कहीं अपनी ही नाक को कटवा लिया था। इस कारण से पत्रकारों ने अखबारों में कुछ नहीं छापा। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे, किसी ने कुछ भी नहीं लिखा। ये सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे। कृतिका से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 अंक में आपको 2-2 नंबर के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पिछले साल से पैटर्न चेंज कर दिया गया है। पहले आपको 2 प्रश्न दिए जाते थे, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना होता था और एक प्रश्न के अंक होते थे 4। अब आपके अंक तो 4 रहेंगे, लेकिन प्रश्न आपको 3 से 4 दिए जाएंगे, जिनमें से कोई 2 प्रश्न आपने करने हैं। एक प्रश्न का अंक रहेगा 2। 2-2 नंबर के 2 सवाल आपने हल करने हैं। पूरी कृतिका में आपके 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट में से पहले 3 पार्ट ही आपको करने हैं। बाकी के 2 पार्ट आपके सिलेबस में नहीं हैं, वो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, उनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पहला पार्ट है आपका माता का अंचल, दूसरा पार्ट हमने अभी अभी पढ़ा जॉर्ज पंचम की नाक, और तीसरा पार्ट है साना साना हाथ जोड़ी। इन्हीं पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 4 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।